मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। किसान ही देश के सच्चे निर्माता। बेहद छोटे से किसान परिवार में जन्म लेने वाले मधुर व मिलनसार छवि के किसान हितैषी हनुमान प्रसाद झाझड़ा किसानों के हितों के लिए निडर और बेबाक माने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के छोटे से गांव डांसरोली से संबंध रखने वाले हनुमान प्रसाद झाझड़ा सीकर की भाजपा राजनीति में जाना पहचाना नाम है। छोटी सी उम्र में सियासत के ऊपर सीकर तक पहुंचने वाले बेहद काबिलियत रखने वाले हनुमान प्रसाद झाझड़ा ने सामंतशाही व अन्याय के खिलाफ हमेशा बेखौफ होकर अपनी आवाज बुलंद करी है। हमेशा गरीबों को ही गणेश मानकर पूजने वाले हनुमान प्रसाद झाझड़ा ने कोरोना संकट में क्षेत्र में मानवता भरा काम किया, जिसका हर कोई तारीफ करता हुआ दिख रहा है। प्रदेश भाजपा में सबसे मजबूत व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी पूर्व सीकर उप जिला प्रमुख हनुमान प्रसाद झाझड़ा की दिल से तारीफ करी है। आइए मुलाकात करते हैं बेबाक व निडर छवि के किसान नेता हनुमान प्रसाद झाझड़ा से। आज मेरी मुलाकात हो रही है हनुमान प्रसाद झाझड़ा से। हनुमान प्रसाद झाझड़ा वो नाम है जो छात्र राजनीति से सफर शुरू किया है और आज क्षेत्र में किसान हितैषी के तौर पर जाने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र सीकर के उप जिला प्रमुख बनकर अपनी काबिलियत सिद्ध करी है। हनुमान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबको राम राम। आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हनुमान जी, जैसे मैं आपकी पृष्ठभूमि को जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ, तो एक आप किसान परिवार से हो और जब किसान के हक की बात आती है, उनके दर्द की बात आती है, तो मैंने देखा है कि बहुत सी आवाज़ आपने उठाई है। तो ऐसा कौन सा आप लोगों के पास में सफ़र रहा जो किसानों के लिए आपने अपनी आवाज़ है वो बुलंद करी है? किसान हितों के लिए चाहे बिजली दरों का जब रेट का बढ़ने का मामला हो या फसल बीमा से संबंधित मामला हो, विद्युत सप्लाई कम होने का मामला हो, हर जगह पर हमने आवाज़ उठाई है। और मैं 3 ऐसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। 2008 में जब चित्तौड़गढ़ में भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और सारे राजस्थान के जब विधायक थे, उन्होंने जिलेवार जब मीटिंग की और मुझे किसानों के बारे में राय देने के लिए कहा गया, तो उस मीटिंग में मैंने कहा कि हमारे 1993 से लेकर अभी 2007 तक के कृषि कनेक्शन पेंडिंग है। अगर इन कनेक्शनों को दिया जाता है तो सरकार को सिक्योरिटी इनकम होगी, बिल के रूप में पैसा आएगा और जो काश्तकार कुछ चोरी करके भी सप्लाई लेते हैं लाइट की, उनकी समस्या दूर हो जाएगी और वो बेहिचक अपनी खेती कर पाएंगे। वसुंधरा जी ने उसी समय हाथों हाथ एमडी साहब को फ़ोन करके 2003 तक के कनेक्शन सरकार जाने से पहले वसुंधरा जी ने पूरे किए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, अभी 2017 में राजस्थान के जो बिजली बोर्ड के एमडी थे बीएम भामू जी, जो हमारे पहले रिंग्स में एक्शन भी रहे, जिनसे हमारी अच्छे ताल्लुकात है, हमने उनको निवेदन किया। साथ में हमारे जो सीआर चौधरी साहब हैं उनको निवेदन किया। हमारे सीकर के प्रेम सिंह जी बाजोर ने भी उनको समझाया कि काश्तकारों को जो है, आप जो कृषि कनेक्शन का बिल ये अगर माफ़ करेंगे तो किसान हितों में एक बहुत बड़ा कदम होगा। वसुंधरा जी ने हाथों हाथ उसको किया जाती है तो ये किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला होगा। वसुंधरा जी ने हाथों हाथ किया, लेकिन गहलोत साहब ने आते ही उस सब्सिडी को खाते के थ्रू कर दी, जिससे काश्तकार को दिक्कत हो रही है। अच्छा, कहने का अर्थ हुआ कि आपने किसान आंदोलन के तौर पर किसानों की आवाज़ है वो सीएम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बात और बताइए झाझड़ा जी, जैसे शेखावाटी क्षेत्र का सीकर जिला और एक छोटे से गांव से निकला हुआ किसान परिवार का एक बेटा है, वो शेखावाटी के इतने बड़े क्षेत्र में उप जिला प्रमुख बन जाता है, ये कैसा हुआ? क्या इसके पीछे कोई और सपोर्ट रहा? जी, निश्चित रूप से सही है। आम जनता का भी सहयोग रहा है। छात्र जीवन से मैं राजनीति में एबीपी में सक्रिय रहा हूँ। उसके बाद में जब मैंने मेरा व्यवसाय शुरू किया
तो जन भावना मेरे में शुरू से थी, चाहे बसों का किराया कम कराना हो या और किसी भी तरह के आंदोलन हो उनमें मैं भाग लेता था। उसके अलावा 2003 के चुनाव में, एमएलए चुनाव में पूरे विधानसभा में घूमा हूँ। इसके साथ ही जब जिला परिषद मेंबर का मैंने चुनाव लड़ा तो उसमें मेरे जो यूथ साथी थे उनका भरपूर सहयोग रहा। उसके बाद में प्रेम सिंह जी बाजौर के आशीर्वाद से सीकर का उपजिला प्रमुख बना और आम जनता ने मुझे यहाँ से जिला परिषद में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी ने पहली बार यहाँ से ये अब तक के चुनाव में पहली बार चुनाव जीती है। मेरे बाद में भी अब तक एक बार चुनाव जीत पाई। जैसे कोरोना संकट में देखा है, स्पेशली गरीब है, मजदूर है, किसान है, उन पर बहुत संकट आया है। कितनी मदद कर पाए आप, आपकी टीम? कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के दौरान मुझे देखने को मिला कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनका तलाक हो गया है, वो बिना राशन कार्ड के गांव में रह रही है या और किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया, उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है, उनको बड़ी तकलीफ थी। मैंने यहाँ डांसुरली में एक डांसुरली विकास मंच बनाया और उसके अध्यक्ष के नाते मैंने एक डांसुरली नहीं, गाँव वालों ने बढ़ चढ़ करके उसमें दान दिया, बिना मांगे खूब सहयोग किया। और हमारे विशेष सहयोगकर्ता बंसी जी कुमावत और कृष्णाराम जी बिजाने ने आगे बढ़ करके आसपास के गांव में भी खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया। पंचायत समिति में भी हमने 1000 से मासकों से ज़्यादा अधिक वीडियो साहब को नरेगा मजदूरों के लिए दिए। आसपास के गांव में नरेगा मजदूरों को भी हमने मासक बांटे हैं। हमारी टीम लगातार इस क्षेत्र में लोगों को घर घर जा कर के कोरोना में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। हनुमान जी, जैसे अब मनरेगा से मुझे याद आया कि अभी मनरेगा में मैं देख रहा हूँ मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में कि चारों तरफ मजदूरों को एक तकलीफ है। जब मजदूर है उनका रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो रोजगार उनको मिल नहीं रहा है, जो उनको न्यूनतम वेतन है वो भी बहुत कम आ रहा है। एक केस तो ऐसा है कि मात्र 41 रुपये उसको वेतन आया है या न्यूनतम मजदूरी आई है। तो ये इतना गफला, इतना भ्रष्टाचार या इतना ये अनियमितता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मनरेगा में भ्रष्टाचार कहीं ज़्यादा कहीं कम शुरू से ही चल रहा है और कई बार अधिकारियों के निरीक्षण से इसमें सुधार भी होता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद में ये जो काम की जो 6 नंबर फार्म की है, मैं पूरे दातारामगढ़ बताना चाहता हूँ, पूरे सीकर ज़िले में ये समस्या है कि 6 नंबर फार्म मजदूरों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से, जनप्रतिनिधि से बात की। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे कि मजदूरों का हक है, उनको प्रशासन के द्वारा 6 नंबर फार्म नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। और रही राशि कम आने की, तो जहाँ नरेगा में बिना ये हाजिरी होती है, मेयर द्वारा हाजिरी कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से उसके पैसे कम आने ही है। तो इसमें भी हम प्रशासन को अवगत कराएंगे। सीधा पूछूं आपसे, तो क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार होता है? हाँ, नरेगा में कहीं कम कहीं ज़्यादा, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, एब्सेंट लोगों की भी हाजिरी लगाते हैं। उसकी वजह से जो मजदूर वास्तव में काम करता है उसका हक मारा जाता है। ये गलत है। एक बात बताइए कि जैसे इस कोरोना संकट में मनरेगा जो योजना है या मनरेगा जो न्यूनतम कानून जो बना है इन लोगों ने, ये मजदूरों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है आपकी नज़रिए से? वास्तव में ये अभी कोरोना वैश्विक महामारी में मजदूरी की लोगों के पास में बड़ी समस्या है और ये एक रोजगार सृजन के लिए जीवनदान साबित हो रहा है। अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ कि सीकर जिले का उपजिला प्रमुख रहे, पॉलिटिकल भी आपकी पहचान बनी है, लेकिन कभी दातारामगढ़ में विधायक नहीं बन पाया, ये दर्द रहता है आपके मन में? जी, मुझे बड़ा दर्द है और मैंने मेरे स्तर पर खूब प्रयास भी किए हैं और बूथ स्तर का भी मैंने मैनेजमेंट देखा है। मैं 10 साल तक दातारामगढ़ विधानसभा का बूथ प्रभारी भी रहा हूँ। प्रत्येक बूथ तक मैंने टीम भी खड़ी की है, लेकिन जिन लोगों को टिकट मिलती है वो पूरा समय यहाँ नहीं दे पाते हैं। कई बार टिकट का वितरण गलत हो जाता है, कई बार लोकल धरातल पर काम नहीं हो पाता है। इस वजह से बाकी पिछले 2 चुनाव में हम नज़दीक आकर के चुनाव आ रहे हैं और निश्चित रूप से अगले वाले चुनाव में यहाँ से भाजपा अपना परचम ले। प्रसाद झाझड़ा को दातारामगढ़ की चुनाव निर्धारण कमेटी में स्थान मिल जाए तो किन लोगों को प्राथमिकता दोगे कि ताकि इस बार है दातारामगढ़ से आप कमल खिला सको या टिकट बचा सको? मेरा दातारामगढ़ में मानना है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके पार्टी में जो वास्तविक रूप से काम करता है और कार्यकर्ता
प्रत्येक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनने वाले आदमी को यहाँ से टिकट मिले, क्योंकि आम आदमी तक बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष हो जाता है और कार्यकर्ता को ये लगे कि ये नेता हमारी बात सुनेगा, चुनाव जीतने पर ये हमसे दूर नहीं रहेगा, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी।